नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास बिमल। आज आप लोग एक खबर जो देख रहे होंगे और जो ट्रेंडिंग खबर है वो ये है, और खबर बिहार से है। खबर क्या है? खबर है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, शॉर्ट में आप लोग उसे केसीआर के नाम से जानते हैं, वो आज बिहार दौरे पर रहें। बिहार दौरे पर आए तो ऑफिशियल वर्क की वजह से हैं। श्रम विभाग का कोई कार्यक्रम है जो पटना में है, उस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। लेकिन ये महज एक अनौपचारिक बात है। जो असली मुद्दा है वो ये है कि 2024 में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, और जो विपक्षी दल है वो किस प्रकार से मजबूत होंगे, और उससे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होंगे। आप बराबर देखते होंगे कि जो कभी ममता बनर्जी, तो कभी अरविंद केजरीवाल, कभी के चंद्रशेखर राव, कभी शरद पवार, कभी नीतीश कुमार, कभी अखिलेश यादव विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए जो अपना दावा है वो पेश करते रहते हैं। हकीकत क्या है? क्या ममता बनर्जी के नाम पर, या के चंद्रशेखर राव के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, फिर कोई भी विपक्ष के जो नेता हैं उनके नाम पर क्या पूरे देश में एकजुटता आ पाएगी विपक्षी दलों में? ना कि ये वक्त, इसमें अभी 20 महीने का वक्त है, और क्या वक्त करवट लेता है, किस प्रकार से गठबंधन का स्वरूप होता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जो सच्चाई है यही है, नीतीश कुमार ने जो पिछले महीने बीजेपी के साथ जो अपना गठबंधन तोड़कर और फिर से महागठबंधन में आए और दोबारा से मुख्यमंत्री पद का 8वीं बार शपथ लिए, और उनके साथ दूसरी बार तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, युवा हैं, उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लिया। तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों में एक जो समानता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर घोषित किया था, डिक्लेयर किया गया था, तो उस समय नीतीश कुमार ने अचानक से बिहार में बीजेपी कोटा का जो मंत्री था उनको बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त करने के बाद इन्होंने जो कारण बताया था वो ये बताया था कि नरेंद्र मोदी मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन तब का सिनेरियो कुछ और था। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो आज का सिनेरियो कुछ और था। उस समय नरेंद्र मोदी के लिए लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास झलकता था, लोगों में कहीं ना कहीं एक उत्साह था जो आज नहीं है। लेकिन एक जो सच्चाई है वो ये भी है कि आज की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की 10 साल बाद की सरकार है, 8 साल अभी कह लीजिए, उसका कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, उनके साथ रोजगार न दे पाने का फैक्टर है, उनके साथ देश की जो स्थिति है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, या फिर रोजगार के मोर्चे पर हो, या फिर महिला सुरक्षा के मोर्चे पर हो, हर मोर्चे पर लगभग कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है। और इन सब के बीच जो एक साथ चल रहा है, इन सब के साथ जो चल रहा है वो ये है कि क्या 10 साल बाद विपक्षी दल भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंक सकती है। और इन सब के बीच जहाँ पर विपक्षी दल जो मार खाती है वो ये है कि चेहरा कौन है। आप देखे होंगे 2019 में जो एक बात पूरे तौर पर पूछा जा रहा था कि मोदी वर्सेस कौन, राज्यों में भी पूछा जाता था, बिहार में, यूपी में, या कहीं भी एक पूछा जाता है कि मोदी के अलावा कौन, मोदी के सामने कौन। तो इसमें मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि मोदी के सामने कोई भी भारतीय नागरिक हो सकता है, कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये, और जब से नीतीश कुमार जी गठबंधन में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो नीतीश कुमार का जो चेहरा है, या फिर इनका जो एक परसेप्शन है, जो इनकी छवि है, वो एक साफ नेता की छवि है। विकास करने का एक जो विकास पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, और सुशासन, जो सुशासन बाबू इनको कहा जाता है। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं पूरे देश में ये इन्फ्लुएंस रखते हैं। और मुझे लगता है विपक्षी दलों में, अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, अगर कांग्रेस के अलावा अगर किसी दल में लेंगे तो जो पेन इंडिया जिनका अपील है, जो इन्फ्लुएंस है, उसमें नीतीश कुमार एकदम निश्चित रूप से, नीतीश कुमार का जो एक चेहरा है वो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं। और आज जब केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव जब पटना आए
तो नीतीश कुमार से मिले। और आप तस्वीरें देखे होंगे या वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि केसीआर किस प्रकार से गुलदस्ता लेकर आते हैं और मिलते हैं, और दोनों का जो फेस, जो मुस्कुराहट है, वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग है। साथ ही साथ आप उनके साथ तेजस्वी यादव को देखते हैं, और जो तीनों नेताओं का आप जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की ओर से जो नीतीश कुमार है, ये 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और नरेंद्र मोदी को फाइट देंगे, और पूरी ताकत के साथ, पूरे विपक्षी दलों के ताकत के साथ एकजुट विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार दावेदार होंगे। और आज केसीआर के आने के बाद से जो बिहार में उथल पुथल है, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी एक बेचैनी सी दिख रही है कि जिस प्रकार से विपक्षी दलों के नेता, जो बड़े नेता हैं देश भर में, वो उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है केसीआर के साथ ही। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बिहार में ममता बनर्जी भी आएँ, या अगर ममता बनर्जी नहीं आएंगे तो हो सकता है कर्नाटक से, अभी जब महागठबंधन सरकार की शपथ ग्रहण थी, उसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा का जो बयान आया था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के जो दावेदारी है उनको पुष्टि किए थे। हालांकि उनका बयान था कि सभी जनता दल, जो जनता परिवार हैं, उनको एकजुट होने की ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार का जो प्राइम मिनिस्ट्रियल जो कैंडिडेचर है, उन पर उनकी मुहर लगाना है। किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी को हटाने का जो विपक्ष का योजना है, उस योजना में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एकदम फिट बैठते हैं। और नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, और कुर्मी समुदाय का मतलब होता है जो गुजरात में पटेल जाति हैं, या फिर गंगवार हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। ये सब कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर होता है, और ये वोट कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को, भाजपा को मिलता रहा। लेकिन अगर नीतीश कुमार पीएम के फेस होंगे और पटेल जाति, गंगवार हैं या फिर जो भी हैं, जो कुर्मी का जो वोट है, वो कहीं ना कहीं एक साथ बीजेपी के साथ से खिसक जाएगा। और बिहार में अगर आप स्थिति देखेंगे तो 40 सीट बिहार में है, 40, और 40 सीटों में अगर आप देखेंगे तो आज तक कभी बिहार में जो है प्रधानमंत्री बिहार से नहीं बना है। तो मुझे लगता है अगर बिहार से प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार होंगे तो 40 में से 35 से 38 सीट तो लगभग बिहारी अस्मिता के नाम पर ही नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन को मिल जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं है, यूपी का जो बॉर्डर का इलाका है, जो झारखंड का बॉर्डर का इलाका है, और जो बंगाल का बॉर्डर का इलाका है, उनमें भी सीटें मिलेंगे। मणिपुर में अभी देखे होंगे, मेघालय में, और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में तो जदयू को बजाबता 10% जो वहाँ के विधानसभा का सीट है, उसका 10% सीट मिला हुआ है, विधायक है वहाँ, तो वहाँ भी उनको सीट मिलेगा। कर्नाटका में आपको फ़ायदा मिल सकता है नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी इनका फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, निश्चित रूप से जो सिनेरियो होगा आने वाले समय में यही होगा, प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार है पर अगर नीतीश कुमार जी के नाम पर मुहर लगता है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगने के साथ ही तो ये कहा जाता है कि बीजेपी अभी बहुत मजबूत है, इसमें कहीं ना कहीं सेंध लगना शुरू हो जाएगा। जो बीजेपी का मास वोट है, जो कोर वोटर है, उनमें सेंध लगना शुरू हो जाएगा। और इनके साथ अगर लालू यादव हैं, यूपी में अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं, कर्नाटका में अगर एच डी देवेगौड़ा आ जाते हैं और कांग्रेस पार्टी आ जाती है, कांग्रेस पार्टी के आने से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या यूँ के पैन इंडिया, जो कांग्रेस पार्टी का वोट जो है वो पैन इंडिया है, मतलब पूरे इंडिया में है। और इनके साथ अगर तमिलनाडु से स्टालिन साहब जो अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वो भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन बहुत बड़ा हो जाता है। और साउथ में अगर आप देखेंगे तो भाजपा का जो फैलाव है वो हिंदी भाषी क्षेत्र में तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे या नॉन हिंदी बेल्ट में जाएंगे, पूर्वांचल को अगर आप छोड़ दें, पूर्वोत्तर को अगर आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, तो वहाँ उनका जो वोट बैंक है बीजेपी का आज भी दक्षिण भारत में नॉन हिंदी क्षेत्र जो है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो,
आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर जो भी नॉन हिंदी क्षेत्र है वहाँ पर इनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ से भी अच्छी खासी सीट आती है। तमिलनाडु से, केरला का अगर आप विधानसभा का इतिहास देखेंगे तो सिर्फ एक बार बीजेपी को इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें एक सीट जीत मिला था। तो केरला में बीजेपी का कोई प्रेजेंस नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी का खुद के दम पे कोई प्रेजेंस नहीं है। हाँ, आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत इनका स्थिति ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में और केसीआर या जो जगन मोहन रेड्डी जो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी अगर कहीं विपक्षी दलों के साथ हो लिए तो यकीन मान के चलिए कि साउथ इंडिया जो है वहाँ पर तो बीजेपी को कुछ होना नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र में बिहार में बहुत ज़्यादा कोई स्कोप है नहीं, यूपी में भी कुछ ना कुछ इस बार सीटें घटेंगी, और अगर ऐसा होता है तो यूपी के दम पर अकेले तो बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, और अगर विपक्षी दल पूरी मजबूती के साथ, एकता के साथ अगर आती है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो मिशन 2024 है वो कमज़ोर होगा, उसमें सेंध लगेगा। निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि भाजपा अब वो उतनी मजबूत भाजपा नहीं रही है जो कभी एक ज़माने में हुआ करती थी। तो इन सभी बातों पर हम आगे भी आप लोगों से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।